Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of June 2022. 10 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं सवाल, तो अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ देम। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्पेशल ड्राइंग राइट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द IMF। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ द SDR इज नॉट सेट बाय IMF, रादर इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन नॉट बी हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से, 1 and 2, 1 ओनली, 1, 2, 3 या 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन WTO टर्मिनोलॉजी अभी अलग अलग बॉक्सेस दी, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एम्बर बॉक्स में लिखा है डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसीडर्ड टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। दूसरा ग्रीन बॉक्स कह रहा है सब्सिडीज आर अलाउड इवन इफ दे डिस्टॉर्ट ट्रेड। थर्ड कह रहा है ब्लू बॉक्स नो लिमिट ऑन सब्सिडीज और स्पेंडिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट परमिट द इम्पोजिशन ऑफ काउंटर विलिंग ड्यूटी बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंट्रीज इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज आउटसाइड द रेजीम ऑफ WTO। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो ये 3 सवाल हैं, आसान से आसान सवाल है, एक दो तो बहुत आसान सवाल है। तो आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से। अब एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूँ, सो लेट्स सी। तो सबसे पहला सवाल था स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रिगार्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 देखो लिखा है स्पेशल ड्राइंग राइट एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व है विच इज क्रिएटेड बाय IMF। तो बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट बियरिंग भी होता है, इंटरनेशनल रिजर्व होता है, और इसमें इसको क्रिएट किसने किया, IMF ने किया। तो ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ SDR इज नॉट सेट बाय IMF, रादर इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें एक्चुअली करेंसीज का बास्केट होता है। 5 करेंसीज, जैसे रनमिनबी ले लिया है ना, US का डॉलर ले लिया, पाउंड स्टर्लिंग ले लिया, तो इस तरीके से अलग अलग करेंसीज के साथ इसको बनाया जाता है, एंड इसका जितना परसेंटेज क्या रहेगा वो उस बेस्ड रहता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट कैन नॉट बी हेल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। ये बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट्स रहती हैं उनके साथ बनाया जाता है ये, और ये प्राइवेट एंटिटीज या इंडिविजुअल्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल था WTO टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बॉक्सेस एंड ऑल। तो इसमें जो पहला लिखा है एम्बर बॉक्स मतलब डोमेस्टिक सपोर्ट विच इज कंसीडर्ड टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन और ट्रेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को देखें तो ये डिस्टॉर्ट करती हैं ट्रेड एंड प्रोडक्शन को एज पर द WTO, इसीलिए इसको डिमिनिमिस एक लेवल दिया जाता है, डिमिनिमिस लेवल पे रखा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो हैं दे आर अलाउड इवन इफ दे डिस्टॉर्ट ट्रेड। ये गलत है, ये अलाउड रहती हैं लेकिन जब तक ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें, ऐसा नहीं कि ट्रेड डिस्टॉर्ट करे तो भी ये अलाउड रहेंगी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ब्लू बॉक्स में कोई लिमिट नहीं होती ऑन सब्सिडी एंड स्पेंडिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली ब्लू बॉक्स सब्सिडीज जो हैं तो वो एग्जेम्प्टेड रहती हैं आउट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। तो रिस्ट्रिक्शंस उनको एग्जेम्प्ट करके रखा जाता है, इसलिए उनमें लिमिट नहीं रहती सब्सिडीज एंड स्पेंडिंग की, ठीक है ना। तो इसका 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और तीसरा सवाल है रिगार्डिंग WTO। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है WTO इम्पोजिशन ऑफ काउंटर विलिंग ड्यूटी को परमिट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि परमिट करता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई कंट्री इस तरह से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग का काम कर रही है तो ये अलाउ करेगा उस चीज़ को, है ना। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है कंट्रीज इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज आउटसाइड द रिजीम ऑफ WTO, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि आउटसाइड नहीं होता ये रिजीम के WTO के, आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आप लगा सकते हैं अगर कोई कंट्री आपके यहाँ डंप कर रही है सामान को, ठीक है ना, तो वो WTO के अंदर ही माना जाता है, आउटसाइड नहीं माना जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, D विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक एक करके हम बात करेंगे। आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सिडीज वाला, है ना। सब्सिडी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो पूरा टॉपिक आपको एक बार पढ़ा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूरा टॉपिक यहाँ पे 3-4 चार्ट रहेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज अगर हम देखें तो ये ऐसी सब्सिडीज होती हैं विच डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री चीपर एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये वो सब्सिडीज होती हैं जो कि कहा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, क्योंकि इन सब्सिडीज के कारण जो प्रोडक्ट है उस कंट्री का वो चीप हो जाएगा एज कंपेयर टू द सिमिलर प्रोडक्ट इन सम अदर कंट्री। ठीक है ना। अब ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं, इसलिए इनको ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो सब्सिडीज़ हैं ये ट्रेड डिस्टॉर्ट ऐसे करते हैं बिकॉज इनके कारण एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे कि आप इनपुट सब्सिडी दो अगर फर्टिलाइज़र पे, सीड पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इरिगेशन पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप बढ़ाओ, तो ये सारी आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ में आएगा। एम्बर बॉक्स में कौन कौन सी आएंगी? जो कि प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हो और आपके प्रोडक्ट को चीप कर रही हो, जैसे कि सब्सिडी इन आपने फर्टिलाइजर में दे दी, आपने इरिगेशन में दे दी, इलेक्ट्रिसिटी में दे दी, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता दिया, तो ये सारी चीज़ें। अब ऐसा कहा जाता है कि इसको डिमिनिमिस लेवल पे रखना है, मतलब कि 5% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो याद रखिएगा इसकी जो लिमिट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% है उनके टोटल प्रोडक्शन की, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फर्स्ट एम्बर बॉक्स। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स मतलब कि ये वो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज होती हैं दैट टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन। ठीक है ना। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत कौन सी आती हैं? एम्बर बॉक्स सब्सिडीज दैट टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। अब ये जो रहता है ये एग्जेम्प्टेड रहती है, जैसे कि मान लो आपने कैप कर दिया एकरेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी फार्मर को बोला आपने, या फिर आपने बोला कि भाई इस बार केवल 5 एकड़ में ही आप गेहूं बोएंगे। ठीक है ना। तो ये जो सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी ये आपका प्रोडक्शन को लिमिट कर रही है ना, क्योंकि पहले आप हो सकता है आपके पास 10 एकड़ का खेत हो, लेकिन आपको लिमिट लगा दी गई ना कि आप केवल 5 एकड़ में ही बोएंगे। तो दिस इज एक्चुअली योर कैपिंग ऑन दैट एकरेज। तो कैपिंग ऑन एकरेज क्या होगा? प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी हो गई। ये प्रोडक्शन लिमिटिंग जो सब्सिडीज होती हैं ये आपकी ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। या फिर जैसे आपने बोला कि जो लाइव स्टॉक में आप जो खर्चा करेंगे आप इतने ही हेड्स खरीद सकते हैं, मतलब केवल 10 एनिमल ही खरीद सकते हैं, केवल इतने बोवाइन एनिमल्स खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, है ना। तो ये जो सब्सिडीज़ होती हैं ये कुछ ही कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्लोवेनिया, आइसलैंड यूज़ करती हैं। एंड इस सब्सिडी में कोई कैप नहीं होता। देखो सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज नो कैप ऑन दीज सब्सिडीज़, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेड लिमिटिंग और प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज़ हो गई ना, इसलिए इनमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये भी चीज़ याद रखना। फिर तीसरी होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। तो सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रेड और कॉज ओनली मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे 2 चीजें आ गई, है ना। यहाँ पे 2 चीजें कौन सी आ गई? एक तो ये सब्सिडीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं, या फिर अगर करती हैं तो मिनिमल डिस्टॉर्शन होता है। जैसे आज का जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो उसमें आपको बोला था कि ये तब भी अलाउड रहती हैं जब कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि करें, लेकिन डिमिनिमल ये शब्द लिखना जरूरी है कि वो मिनिमल डिस्टॉर्शन होना चाहिए या फिर बिल्कुल ना हो। ठीक है ना। एंड दीज सब्सिडीज आर नॉट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं होती हैं। दे आर अलाउड विदाउट एनी लिमिट। इनको भी अलाउ किया जाता है विदाउट एनी लिमिट। एंड दे कैन इंक्लूड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स दैट आर डीकपल्ड फ्रॉम करेक्ट प्रोडक्शन लेवल्स एंड और प्राइजेस। तो ऐसे फार्मर्स जैसे जो कि विच आर हु आर डीकपल्ड फ्रॉम द करेंट प्रोडक्शन लेवल्स, है ना, उनको आप डायरेक्ट पेमेंट आपने कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज करो डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, या फिर आपने रिसर्च में फंडिंग कर दी, या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में कर दिया, है ना, डोमेस्टिक फूड एड में प्रोग्राम में कर दिया, इंस्पेक्शन प्रोग्राम में, डिजास्टर रिलीफ में। ये सब जो डायरेक्ट पेमेंट वाले मेथड्स हैं ये सारे ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये अब आप देख लेना, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में दे आर नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के लिए इसमें लिमिट नहीं होती। ब्लू बॉक्स में भी देख लो, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये लिमिटिंग होता है, प्रोडक्शन लिमिटिंग होता है। लाइव स्टॉक के लिए दिया जाता है, और नो लिमिट, इसमें भी कोई लिमिट नहीं होती। एम्बर बॉक्स में आपका डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये वो सब्सिडीज हैं जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, सीड, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग होती हैं। एंड इसके ऊपर लिमिट सेट है WTO की, वही डिमिनिमिस लेवल। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
देख लेते हैं यहाँ पे एक मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, वो मैं आपको नहीं बता पाया था, बता देता हूँ। मेंस क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो लिखना है, हाउ सीरियसली शुड बी टेक द इंटरनेशनल रैंकिंग्स लाइक द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स विच पुट इंडिया एट द लास्ट स्पॉट इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। अब आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो निकाला गया है वो येल इंस्टीट्यूट और एक और इंस्टीट्यूट है उन्हें, तो उसमें 180 पे 180 हमारी रैंक डाल दी है ना। तो अब इन रेटिंग्स को हम कितना सीरियसली लें और क्या हम किस तरीके से हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए आफ्टर वी गेट सच रैंकिंग्स इन दीज रैंकिंग्स और रेटिंग्स इंडेक्सेस, तो आपको इसके ऊपर कुछ कमेंट करना है। अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप लिखें तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत सीरियसली नहीं भी लें लेकिन फिर भी मैटर तो सीरियस है ना, तो उसमें हम क्या करें। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन टू यू। आई होप आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंशियल पोल्स शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 18। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव चाहे हो चाहे इनका हो, ये इलेक्शन का शेड्यूल कौन डिसाइड करता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दिस इज व्हाट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। द प्रेसिडेंट इज ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है ना, ये आपको पता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट होता है, रादर देन दैट ये मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज से आते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखेगा कि प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही आते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही आते हैं। पहले इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट के केस में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये आपको टोटल इलेक्टोरल कॉलेज इनका याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के तो कोई इंक्लूड नहीं रहते, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, केवल इलेक्टेड कर रहे हैं। और काउंसिल के तो वो भी नहीं करते हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है अगर तो उसके तो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड कोई नहीं करेगा। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है ना, तो ये वही है, PR बाय STV बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट में होती है, तो दैट इज अनदर थिंग। वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट में होती है। हर मेंबर को केवल एक ही बैलेट पेपर दिया जाता है और उसमें वो अपनी प्रेफरेंस लिखता है, जैसे 1 नंबर पे X लिख दिया, 2 नंबर पे Y लिख दिया, C नंबर पे 3 नंबर पे Z लिख दिया। तो इस तरीके से जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पुट करेंगे, है ना। फिर ऐसे अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती है और हर राउंड में जो सबसे मिनिमम नंबर 1 पे रहेगा, जो सबसे लास्ट पे रहा करेगा सबसे ज़्यादा बार, उसको रिमूव करते जाएंगे। ऐसे इस तरीके से लास्ट में फिर बचता है जो सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट है इसमें एक्चुअली, कि जो सबसे पहले 50% का आंकड़ा पार कर लेगा, है ना, उसको बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है, इसको फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है, मतलब जो सबसे पहले 51 वोट्स ले लेगा, अगर 100 वोट हैं तो 51 वोट जो पा जाएगा उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे याद रखेगा क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट के क्या होने चाहिए। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट को होनी चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा प्रेसिडेंट के केस में ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन, स्टेट, लोकल और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है।
जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है ऑन दैट इलेक्शन वो फुल एंड फाइनल होता है। याद रखिएगा, द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर सॉल्व्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड द डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज फुल एंड फाइनल। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा और ज़्यादा यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, मेंबर ऑफ वोट्स, वोट की वैल्यू पूछ सकता है, जैसे अगर एमएलए का वोट है तो कितने वैल्यू है, तो एमएलए के वोट की वैल्यू टोटल पॉपुलेशन वहाँ की अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर ले लो तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ एमएलए, है ना। अब फिर इस सारे अलग अलग स्टेट्स के आप ऐड कर दोगे, स्टेट्स के ऐड कर लोगे तो आपको टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज मिल जाएगी, है ना। तो ये यही इस तरीके से होता है कि एमपीज के वोट की वैल्यू बराबर होती है ना, एमपीज के वोट की वैल्यू बराबर हो जाएगी और सबको करके फिर 50% कर देंगे, है ना। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। अब यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है वो है राइनो री इंट्रोडक्शन हिट इन असम रिजर्व। अब यहाँ पे असम में मानस नेशनल पार्क आपको पता होगा, जहाँ पे राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया था। कहाँ से किया गया था? काजीरंगा से किया गया था, अलग अलग जगहों से किया गया था, पोबितोरा से किया गया था। ये तीनों असम में ही है वैसे, याद रखिएगा। जो काजीरंगा है वो भी आपका असम में है और पोबितोरा भी आपका असम में ही है। मानस याद रखिएगा, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मानस जो आपका है नेशनल पार्क, इट्स अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। याद रखिएगा, इट्स अ टाइगर रिजर्व एज वेल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल एज अ नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिस हैड अबाउट 100 रेसिडेंट राइनोज प्रायर टू 1990। 1990 के पहले में अगर आप देखें तो 100 से ज़्यादा राइनोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ना, 100 से ज़्यादा राइनोज थे यहाँ पे, है ना। एंड इसके बाद लेकिन धीरे धीरे, जैसे आपको पता होगा कि राइनोज के लिए राइनोज जो है बहुत फर्टाइल जगहों में रहते हैं, देर लिव इन वेरी फर्टाइल प्लेसेस। अब फर्टाइल प्लेसेस का दूसरा उपयोग क्या होगा? एग्रीकल्चर पर्पस, ऑब्वियस सी बात है। तो फार्मर जो है उनका यूज़ करने लगे, तो एक तरीके से इंक्रोचमेंट हो गया। जो उनका एरिया था राइनोज का, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया। जब इंक्रोचमेंट हो गया, लैंड वहाँ पे फ्रैगमेंट कर दिया, तो लैंड फ्रैगमेंटेशन, इंक्रोचमेंट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये 3 रीजन हो जाएंगे कि क्या रीज़न है कि राइनोज का जो एरिया है वो घटने लगा। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट एंड लैंड फ्रैगमेंटेशन, ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं जिनके कारण से फिर इनके नंबर गिरने लगे। फिर इसके बाद जब नंबर गिरने लगे तो इंडिया राइनो विजन 2020 के अंतर्गत इसको 2006 में स्टार्ट किया गया, राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इंडिया राइनो विजन 2020 के अंतर्गत 2006 में, और यहाँ से फिर काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। यहाँ से फिर यहाँ पे राइनोस को रिलोकेट करना शुरू कर दिया गया, एंड दैट हैज़ एक्चुअली बिकम अ गुड सक्सेस नाउ। और यहाँ पे नंबर जो है वो अब बढ़ना शुरू है, जो कि मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुके थे वहाँ पे 40-50, फिर भी वहाँ पे नंबर अब आपको मिल जाएंगे। और इसको और ज़्यादा अगर हमको प्रमोट करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में हमको और ज़्यादा नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे अलग अलग सेफगार्ड्स किए जा रहे हैं, जैसे कि भैया जो जैसे स्पीड में गाड़ियाँ चलेंगी उनको लिमिट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अलग से की जा रही हैं। साइंटिफिक नेम आपको पता है सिंगल हॉर्न राइनोसेरस क्या है? राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। याद रखिएगा, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। यूनिस का मतलब होता है वन एंड कॉर्निस का मतलब होता है हॉर्न इन लैटिन। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, इसका सबसे बड़ा रीज़न है। एंड जो ये रहते हैं वो फर्टाइल एरियाज में रहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि फार्मिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक और रीज़न था कि मुगल एम्परर्स के टाइम पे क्या होता था, मुगल एम्परर्स के टाइम में फाइट कराते थे वो लोग राइनोस की एंड एलिफेंट्स की, है ना। मुगल एम्परर्स दे यूज्ड टू हैव अ फाइट बिटवीन राइनोज एंड एलिफेंट्स एज एंटरटेनमेंट, एंड thankfully this sport is no longer practiced or permitted in India, but yeah, this used to happen. And the greater one-horned rhinoceros are the second biggest of the rhino species. याद रखिए, जो greater one-horned rhinoceros हैं वो second biggest rhino species में आते हैं, और उनसे ऊपर केवल एक ही होता है white rhino, है ना। तो white rhino biggest होता है, और second biggest जो rhino species में है वो आपका greater one-horned rhinoceros ही आता है, ठीक है ना। तो 1800 से 2700 kg का इनका वेट होता है, and that is how much weight they have
स्किन कलर अगर देखेंगे तो ऐश ग्रे हेयरलेस स्किन होती है, एंड इसमें थिक फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं जिसमें कि जो कि आर्मर प्लेटिंग के जैसे होती है, थिक फोल्ड्स होते हैं इसमें। और इसकी जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है, लगभग फैट इतना ज़्यादा रहता है कि वो उसको थर्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है ये अपने, है ना। तो दैट इज़ हाउ इट सेव्स इटसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वेदर कंडीशंस, है ना। इनकी जो फैट की लेयर होती है वो थर्मो रेगुलेशन में मदद करती है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग राइनो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम देखेंगे वो है एंड्योरिंग एग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज। अब ये एक्चुअली में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये आर्टिकल है कि इंडस वाटर ट्रीटी देखो आज भी काम कर रही है, बाकी के भले मैकेनिज्म्स काम ना करें, लेकिन जो परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस है, इंडस कमीशन जो है जिसको परमानेंट इंडस कमीशन बोलते हैं, वो आज भी काम करती है और हर बार मीटिंग अपनी लेती है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटी। बाकी फैक्ट्स आपको पता है कि 1960 में ट्रीटी हुई थी, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके आयूब खान उनके तरफ थे, पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान के बीच में ये साइन हुई थी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे। और इसमें ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने, याद रखने का, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था। अगर वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में नहीं तो IBRD ऑप्शन में रहेगा, तो IBRD लिख देना, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक या IBRD जो भी आपको ऑप्शन मिले वो कर देना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। तो आई थिंक दोनों एक साथ तो नहीं देगा UPSC, बाकी इस तरीके से हो सकते हैं। अब इसमें तीन रिवर्स का क्या उन्होंने कि एक वेस्टर्न रिवर्स बना दी, दूसरा ईस्टर्न रिवर बना दिया। वेस्टर्न रिवर में ICJ लिख दिया, जिसको बोलते हैं इंडस चेनाब झेलम, है ना। सतलज रावी एंड ब्यास इन्होंने लिख दिया किसमें, ईस्टर्न रिवर में। तो वेस्टर्न रिवर दे दी इन्होंने पाकिस्तान को, ईस्टर्न रिवर दे दी इंडिया को। हाँ, लिमिटेड यूज दोनों एक दूसरे के उसका रिवर्स का कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप रोकेंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने जब यूज़ करना शुरू किया तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने लगी। जैसे पाकिस्तान ने कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जैसे कि लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, एक रतली डैम का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। और किशन गंगा का प्रोजेक्ट था, आपका किशन गंगा का प्रोजेक्ट था। और अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है पाकल दुल यहाँ पे, एंड लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो कि मारूसुदर रिवर में हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, याद रखिएगा। मारूसुदर रिवर इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, मारूसुदर रिवर इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है पाकल दुल एंड लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना। पाकल दुल एंड लोअर कलनाई। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने जैसे उसके अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट बोला है कि ये प्रॉब्लमेटिक है ना। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अलाउ करते हैं इंडिया को टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन दीज रिवर्स एज वेल, है ना। लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स डेफिनेटली, बट वो यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में, मतलब कंस्ट्रेंट्स को क्रिएट करते हुए कर रहे हैं। तो ये सारे इशूज़ ऑलरेडी चलते रहते हैं, लेकिन द ब्राइट थिंग इज दैट दे आर एक्चुअली होल्डिंग द टॉक्स। तो इस पूरे आर्टिकल का मतलब ये है कि इसी तरीके के मैकेनिज्म्स हमको और बनाने पड़ेंगे ताकि हम उनसे बातचीत करते रहें, ठीक है ना। एंड वी शुड टेक, अब हमको और रिलेशन अगर कहीं और नहीं समझ में आ रहा है तो इसी में रिलेशन को इम्प्रूव करें। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि इनके साथ जॉइंट रिसर्च कर सकते हैं, इंडस वाटर और साथ में जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनके रिलेटेड कुछ हम जॉइंट रिसर्च करें, किस तरीके से हम उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे है इंडियन पेटेंट रिजीम एंड इट्स क्लैश विद द US नॉर्म्स। अब इंडियन पेटेंट रिजीम और उसका क्लैश US के साथ कैसा है, तो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज एज फार एज IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट इज कंसर्न। तो USTR का कहना है कि इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज। जब IP प्रोटेक्शन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट की बात आती है तो इंडिया बहुत ही मेजर इकोनॉमी है जो कि ट्रबल क्रिएट करती है, चैलेंजेस क्रिएट करती है। और इंडिया को उन्होंने प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में भी रखा है, जिसमें उन्होंने चाइना, चिली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुएला को रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में जब उन्होंने चाइना, रशिया के साथ इंडिया को रख दिया है, अर्जेंटीना, चिली और इंडोनेशिया, वेनेजुएला के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इंडियन पेटेंट रिजीम की अगर हम बात करें तो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इज एक एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स विच आर ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। आपने कोई इन्वेंशन किया, ये टर्म याद रखिएगा, इन्वेंशन। द पेटेंट आर एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स विच आर ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन
which may be a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem। ये as it is आप लिख लो, है ना, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, पेटेंट की यही डेफिनेशन लिख लो। एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स ग्रांट करता है फॉर एन इन्वेंशन, पहला टर्म हो जाएगा इन्वेंशन, दूसरा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों हो सकता है, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ प्रोसेस, और ये किसी भी चीज़ को नए तरीके से करने का नया टेक्निकल सोल्यूशन एक प्रॉब्लम का प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इंडियन जो पेटेंट्स हैं वो गवर्न होते हैं बाय द इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। इंडिया के पेटेंट गवर्न कैसे होते हैं? इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। और इंडिया हैज़ ग्रेजुअली अलाइंड इटसेल्फ विद इंटरनेशनल रिजीम्स एज वेल। इंडिया ने अपने आप को इंटरनेशनल रिजीम्स के साथ भी जोड़ करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम मेंबर बन गए थे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स, जो WTO के अंतर्गत आता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO का, उसमें हम 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 को ही हमने उसमें मेंबरशिप ले ली थी। इसके अलावा इंडिया सिग्नेटरी है अलग अलग IPR कन्वेंशन का, चाहे बर्न कन्वेंशन हो जो कि कॉपीराइट को गवर्न करता है, याद रखिएगा, इसको लिख लेना, बर्न कन्वेंशन जो कि किसको गवर्न करता है? कॉपीराइट्स को। जैसे बुडापेस्ट ट्रीटी है, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है, पेटेंट एंड कन्वेंशन कॉपीराइट से रिलेटेड है, बुडापेस्ट ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है पेरिस कन्वेंशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और एक है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, PCT जिसको बोलते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो इन सब में इंडिया जो है मेंबर है, इन सभी ट्रीटीज का इंडिया मेंबर है। तो अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि पहले जो थे, इंडिया का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहले हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में पेटेंट ग्रांट नहीं करते थे। ओरिजिनल इंडियन पेटेंट एक्ट डिड नॉट ग्रांट पेटेंट प्रोटेक्शन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हम पहले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में पेटेंट प्रोटेक्शन ग्रांट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम मानते थे कि पेटेंट अगर मेडिसिन में और इन सब में दिया जाएगा तो हो सकता है कल को कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसकी ज़रूरत पड़ जाए और पेटेंट के कारण वो हमको अवेलेबल ना रहे, तो इसलिए हम उसको पहले पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन 2005 में हमने ट्रिप्स के साथ कंप्लाई किया और 2005 से हमने फिर वहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन फार्मास्यूटिकल में भी देना शुरू किया, लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग सिस्टम के साथ। हमारे यहाँ याद में पता है आपको, हमारे यहाँ आपको पता होगा कि कंपलसरी लाइसेंसिंग है, कि मतलब कोई अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसको फिर बिना पेटेंट रिसीव किए भी हम उसको क्रिएशन जेनरिक फॉर्म में कर सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग बोलते हैं। इसी तरीके से यूएस ने एक स्पेशल 301 रिपोर्ट निकाली थी, उसमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो इश्यूज थे, प्रोटेक्शन इश्यूज थे, उन्हीं को उन्होंने बताया था, स्पेशल 301 रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिया सेक्शन में इन्होंने बोला कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कॉपीराइट, पायरेसी, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग और आपका ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारे इश्यूज इंडिया के साथ हैं। और इसीलिए उन्होंने 301 रिपोर्ट हो चाहे अभी की रिपोर्ट हो, इसमें हमको प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। उन्होंने कहा कि भाई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग होती है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इसमें चेंज होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। And India remained one of the world's most challenging major economies in with respect to IP enforcement and protection। तो ये इन्होंने USTR ने अपने या हमारे बारे में ऐसा कहा है। अब एक सेक्शन है, सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, जो कि डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है ना, याद रखिएगा। देयर इज अ सेक्शन आर्टिकल 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अब सेक्शन 3D क्या बोलता है? सेक्शन 3D बोलता है कि mere discovery of a new form of unknown substance which does not result in enhancement of the known efficacy of that substance, or mere discovery of any new property or new use for a known substance, या फिर मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस, ये सारे इन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब इन्वेंशन के अंतर्गत अगर नहीं आएंगे तो मतलब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर कट इंडिया ने कह दिया है अपने पेटेंट एक्ट में सेक्शन 3D में कि मेयर यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी। जैसे देखो, मेयर यूज का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैंने लिखा वाला पढ़ दिया, इसको लिख लेना आप लोग भी। मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस आपको अगर पहले से पता था और केवल आपने उसका कोई नया फॉर्म बना दिया है ना, मतलब सब्सटेंस आपको पहले से पता था लेकिन अब आपने उसको नया फॉर्म दे दिया है, तो उसको इन्वेंशन नहीं। मतलब सपोज करो आप समोसा खा रहे हो, समोसा आपने किसमें मैदे में बनाया है, अब सपोज करो उसी को अगर मैं बेसन में बनाऊंगा तो फिर मैं आलू बंडा बोलूँगा, है ना। तो आलू बंडा कोई डिस्कवरी नहीं है, आलू बंडा इन्वेंशन नहीं है।
एक नोन प्रोडक्ट है उसका आपने केवल फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दिस है कि इसको फिर इन्वेंशन हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अब आपको जलेबी पता है, अब आपने किसी और चीज़ का वही मीठी चाशनी में डाल दिया, इमरती बोलने लगे आप उसको, है ना। इमरती और जलेबी में फिर ज़्यादा अंतर थोड़ी है ना। कुल मिलाकर के उसको हम डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। इट शुड बी ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट, इट शुड बी ऑल टुगेदर न्यू प्रोसेस, इट शुड बी ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट, तभी आप उसको मान सकते हैं कि वो एक इन्वेंशन है। इसके अलावा इसमें ये भी देखो लिखा है कि न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस, या अगर कोई नोन सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको अश्वगंधा के बारे में पता है, अब आपने अश्वगंधा के 10 यूज़ पढ़े थे, लेकिन आपने देखा कि 11वां यूज़ भी है इसका। तो अगर कोई नया यूज़ है लेकिन सब्सटेंस नोन था पहले से, तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन दैट डिफिनीशन ऑफ इन्वेंशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपको एक नया प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, या फिर एक नया एटलीस्ट रिएक्टेंट आप यूज़ करो, है ना। आइदर प्रोडक्ट में आपको चेंज कुछ मिले, या फिर एटलीस्ट आपको रिएक्टेंट कुछ नया यूज़ करो, तब जाकर के आपका ये इन्वेंशन माना जाएगा कि भाई चलो इसमें हमने अगर ये मिला दिया तो फिर इसका थोड़ा फॉर्म बदल जाएगा और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये उन्होंने कहा कि एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स जो होता है, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को कम करता है ये जो सेक्शन 3D है, ठीक है ना। और दैट इज़ हाउ इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पेटेंट रिजिम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अभी दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था पब्लिक हेल्थ का, जिसको अडॉप्ट किया गया नवंबर 14, 2021 को बाय द WTO मेंबर स्टेट्स। दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट अभी रिसेंटली नवंबर 14, 2021 को किया गया। एंड इस डिक्लेरेशन में रिकॉग्नाइज किया गया कि पब्लिक हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसीलिए दोहा डिक्लेरेशन में बोला गया कि भाई ट्रिप्स टू बी अ पार्ट ऑफ वाइडर नेशनल इंटरनेशनल एक्शंस टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। ट्रिप्स को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, नई मेडिसिन के, है ना। नई मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। एंड इसने कंसर्न्स भी किए कि भाई लेकिन जो प्राइस क्या होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड उसने इसमें यह कहा गया कि द ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है वो मेंबर्स को प्रिवेंट ना करे कि वो ऐसे मेजर्स लें कि जो कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाले हों, उनको स्टॉप ना करे ट्रिप्स का एग्रीमेंट। मतलब कि कोई अगर अपने पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कह रहा है, कर रहा है, तो आप उसको ये मत बोलो कि ये ट्रिप्स का वायलेशन है, ठीक है ना। दैट शुड नॉट हैपन। एंड WTO मेंबर्स के पास राइट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। एंड मेडिसिन प्रमोट एक्सेस ऑफ मेडिसिन टू ऑल, ठीक है ना, प्रमोट एक्सेस ऑफ मेडिसिन टू ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे डिस्कस की गई इस आर्टिकल में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया ने डिलीवर किए 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स टू वियतनाम। तो वियतनाम के साथ रिलेशन हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, और 12 हमने उनको पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं, आपके याद रखिएगा, पेट्रोल बोट्स जो हैं वो वियतनाम को प्रोवाइड किए हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। एंड $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत हमने वियतनाम को किया है, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगा। पॉइंट तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कभी कल को लिखने के लिए फैक्ट भी रहना चाहिए आपके पास, है ना। IISc बैंगलोर टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु का IISc, वो जो न्यू नेशनल लीडर है इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 2023 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज़ की गई, और इसमें जो इंडिया की तरफ से टॉप पे था वो IISc था। एंड IISc की जो ओवरऑल रैंकिंग थी IISc की 155th ग्लोबल रैंक थी, 155th ग्लोबली थी। एंड इट्स अ ग्लोबल लीडर इन द साइटेशंस पर फैकल्टी, CPF इंडिकेटर में तो ये वर्ल्ड लीडर है। मतलब साइटेशंस पर फैकल्टी की अगर एक पैरामीटर होता है साइटेशंस पर फैकल्टी, तो उसमें तो नंबर 1 था ये मतलब IISc पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये रिसर्च और इसके ऊपर देखा जाता है, रिसर्च के ऊपर निकालते हैं कि किस फैकल्टी के कितने साइटेशंस है, कितने क्या उन्होंने काम किए हैं। तो साइटेशंस पर फैकल्टी में नंबर 1 पे था। एंड इट इज़ द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अमंग टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़। टॉप 200 यूनिवर्सिटी में फास्टेस्ट मूविंग यूनिवर्सिटी थी। एंड 31 प्लेसेस लास्ट ईयर के कंपेरिजन इसने अटेन किया है। IIT बॉम्बे जो कि पिछले साल टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी थी, वो इस बार सेकंड बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन रहा है। एंड इसने 5 प्लेस इसने भी क्लाइम किए हैं। एंड इट हैज़ रीच्ड द रैंकिंग ऑफ 172।
थर्ड बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली, इसके बाद IIT मद्रास और फिर IIT कानपुर, ठीक है ना। और IISc को जो साइटेशंस पर फैकल्टी है उसमें 100 में 100 स्कोर मिला है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर दिया गया है। तो दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डीमिलिटराइज द एजियन आइलैंड्स। अब यहाँ पे याद रखिएगा एजियन आइलैंड, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था ना, एजियन सी दिखाया था, कल ही आपको दिखाया था जब मैंने आपको, लेट मी शो यू अगेन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एजियन सी है, ऊपर आपका ये इधर आपका साइड में टर्की है, एक साइड आपका ग्रीस दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, ये इधर टर्की दिख रहा है, उधर ग्रीस दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आपको थ्रेशियन सी दिख रहा होगा, एजियन सी दिख रहा होगा, उसके नीचे सी ऑफ क्रेट दिख रहा होगा, है ना, सी ऑफ क्रेट दिख रहा होगा। और उसके वेस्ट साइड में आपको आइनियन सी दिख रहा होगा, है ना, आइनियन सी दिख रहा होगा। और एजियन सी के आपको ईस्ट में डार्डेनल स्ट्रेट और सी ऑफ मार्मरा दिख रहा होगा, है ना। तो ये एजियन सी है, याद रखिएगा इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। याद रखिएगा टर्की ग्रीस चूंकि दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ही नाटो मेंबर हैं, लेकिन इनके बीच में एरिया ऑफ डिस्प्यूट है एजियन सी को लेकर के। टर्की बोलता है कि एजियन सी हमारा है, ग्रीस बोलता है कि हमारा है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, थाईलैंड बिकम्स फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज मैरिजुआना। तो मैरिजुआना को लीगलाइज करने वाली फर्स्ट एशियन कंट्री कौन सी बन गई है? थाईलैंड बन गई है ना। और ये मूव इसीलिए है कि ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। सो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज देयर। एंड कैड जो है यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज लाइकली टू हिट अ 3 ईयर हाई, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको क्या क्या आता है? आपका मेजरली इसमें ट्रेड का डेफिसिट इंक्लूड होता है ना। ट्रेड का कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना डिफरेंस है, जिसको करंट ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। फिर उसी से आपका फिर करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। करंट अकाउंट में होता है नेट विजिबल और नेट इनविजिबल। विजिबल में आपका प्रोडक्ट आ गया, इनविजिबल में आपका क्या आ गया? इनविजिबल में आपका सर्विसेज आ गया और आपका ट्रांसफर, ये सब आ जाता है करंट अकाउंट में। तो दैट इज हाउ इट इज देयर। एंड ये जो 3 ईयर हाई को टच करने वाला है इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।